सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, जैसे ट्रेन और पुल, ट्रेन और प्लेटफार्म। तो ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है, पुल को पार करती है, खंबे को पार करती है। तो सारे सवाल आपके सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, उसी पे सारे सवाल हो जाते हैं। बस आपको वो चीज़ समझ लेनी है। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है इन सवालों में। तो आइए वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कोई प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है और यहाँ से ट्रेन आ रही है। मान लीजिए ट्रेन के जो पीछे वाला भाग है उसका नाम है एडी और जो आगे वाला पार्ट है उसका नाम है बीसी। यानी कि ये इंजन का एकदम ट्रेन का सबसे आगे वाला भाग है और ट्रेन का सबसे पीछे वाला भाग है। ये मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ट्रेन आ रही है, मान लीजिए हमने कहा ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन आते आते एक समय ऐसा आएगा कि ट्रेन भैया यहाँ पहुँच जाएगी। ये आपका जो बीसी पार्ट है, यानी ट्रेन का जो सबसे अगला भाग है, वो पुल को टच कर दिया या प्लेटफार्म को टच कर दिया। यहाँ से वो पुल पे पहुँच चुका है या प्लेटफार्म पे पहुँच चुका है। अब वो स्टार्ट करेगा इसको क्रॉस करना, पार करना। तो ऐसे चलते चलते एक समय आएगा जब कि ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी होगी, बिल्कुल इसके सीध में। तो हम देख रहे हैं जो ट्रेन है वो पूरे पुल को पार करते करते ऐसी पोजीशन पे आ गई। तो क्या हम इसे कहेंगे ट्रेन ने इसको पार कर लिया है? नहीं, क्योंकि ध्यान से देखिए जो ट्रेन की ये पोर्शन है वो भी पीछे ही है पुल के, प्लेटफार्म के। यानी कि ट्रेन का जो सबसे अगला भाग था उसने पुल को पार कर लिया है। ध्यान समझिए, ट्रेन के इस भाग ने पुल पार कर लिया, ट्रेन ने नहीं। ट्रेन के सबसे अगले भाग ने पार किया है, ट्रेन ने नहीं। यानी कि ट्रेन ने भी पार नहीं किया है। तो कुछ समय बाद ट्रेन की पोजीशन कैसी हो जाएगी? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब जब कुछ समय बाद ट्रेन पोजीशन ऐसी होगी, ट्रेन और आगे जाएगी। अब देखिए जो ट्रेन का आखिरी पार्ट है, आखिरी हिस्सा या आखिरी पॉइंट, वो अब पुल को पार कर चुका है। तो हम कहेंगे कि हाँ, अब ट्रेन ने पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है। यानी कि ट्रेन यहाँ क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो तय ही की, प्लस एक्स्ट्रा और क्या तय कर रही है, अपनी लंबाई भी। ध्यान समझिए, अगर मैंने कहा ट्रेन की लंबाई L2 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई L1 है, तो ट्रेन यहाँ से पार करना स्टार्ट की और ट्रेन ऐसे जाते 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 पहले यहाँ तक क्या की, L1 दूरी तय की, L1 दूरी, और प्लस ये एक्स्ट्रा क्या कर रही है, L2 दूरी। तो भैया L1 और L2 दूरी तय कर ली। यानी ट्रेन प्लेटफार्म की भी लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को तय कर लेगी जब, तब हम कहेंगे हाँ वो उस चीज़ को पार कर ली है। तो हम कह सकते हैं ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, L1 प्लस L2। L2 हो गई उसकी लंबाई, ट्रेन की, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। किसी चीज़ को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो यह हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज उसकी लंबाई। तो यही एक कॉन्सेप्ट था इस ट्रेन वाले सवालों में कि ट्रेन जो होती है वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई दोनों को तय करती है। जैसे मैंने कहा ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो मान लीजिए व्यक्ति यहीं खड़ा है, ये है व्यक्ति। अब ट्रेन आई तो एक समय आएगा
जब ट्रेन ऐसी पोजीशन पर होगी तो व्यक्ति को पार करना स्टार्ट कर देगी और फिर एक समय आएगा ट्रेन पोजीशन ऐसी हो जाएगी। अब आप देखिए, ट्रेन जब व्यक्ति को पार करना स्टार्ट की तो ये और ये पोजीशन, तो ट्रेन ने एक्चुअल कितना तय किया, तो आप देखिए ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की और ट्रेन यहाँ पहुँच गई, तो उसने दूरी जो तय की वही दूरी तय की। यानी कि जब किसी व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस करती है तो केवल वो अपनी लेंथ को तय करने में जितना समय लेती है वही समय उस व्यक्ति को क्रॉस करने में भी लेगी। इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को जब तय कर लेगी तो इसका मतलब उसने उस व्यक्ति को पार कर लिया, क्योंकि इस व्यक्ति जो होता है वो कितना लंबा होगा, मतलब उसकी जो चौड़ाई होगी कितना होगी, बहुत कम, नेग्लिजिबल। जैसे ट्रेन हो गया, जैसे खंभा हो गया, कोई खंभा है, जैसे कोई पॉइंट है, किसी चीज़ को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है, इनमें से खंभा हो गया, खंभा उम्बा की कितनी होती चौड़ाई मोटाई, कुछ नहीं। यानी कि व्यक्ति की, खंभे की, बिंदु, किसी बिंदु पे, तो इन सब की जो लंबाई होती है नेग्लिजिबल होती है। जो आपका फार्मूला था ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, किसी चीज़ को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी थी L1 + L2, ये थी ट्रेन की लंबाई। अभी ध्यान रखिए, अगर L1 0 हो तो L1 0 कब ले सकते हैं, जब व्यक्ति को बोला हो, जब खंभा बोला हो, जब कोई बिंदु बोला हो, कोई पॉइंट बोला हो। ट्रेन के आपने देखोगे ना, आज यदि खंभे लगे होते हैं, बिजली का खंभा, यानी कि L1 को हम 0 ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इनकी लेंथ दी हुई है तो आप इनको 0 नहीं लेंगे, लेकिन देगा नहीं कभी, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत कम होगी। और इसमें एक फार्मूला लगता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बस इसी फार्मूले पर सारे सवाल हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सारे सवाल आपके इसी फार्मूले पर हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा और एक कॉन्सेप्ट कि ट्रेन द्वारा L1 + L2 दूरी तय करेगा। चलिए सवाल देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही है। प्लेटफार्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय बताओ। यह तो प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर है। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि यह मान लीजिए प्लेटफार्म है और इसकी लंबाई है 50 मीटर और इसके निकट कहीं एक व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन आ रही है 100 मीटर, और इसको व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सवाल है वो कर रहा है व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। सिर्फ व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो व्यक्ति को पार करने में भाई वो दूरी कितनी चलेगी, जितनी उसकी लेंथ है। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा, आपसे समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप समझिए, दूरी जो होगी वही होगी जो इस व्यक्ति को पार करने में जो ट्रेन की दूरी होगी। मैंने आपको बताया था व्यक्ति, खंभे और बिंदु को पार करने में ट्रेन जो तय की गई दूरी उसकी लेंथ ही होती है, उसकी लंबाई ही होती है। तो आपको यहाँ पे मात्रक का ध्यान देना है, जो यूनिट है। यहाँ पे देखिए आप मीटर है, यहाँ पे है किलोमीटर/घंटा, तो आप 30 किलोमीटर/घंटा को मीटर/सेकंड में बदल लेंगे। तो आपका जो चाल होगा वो आ जाएगा 3×30, 3×6 18 और 2×5 10, 2×3 6, 25/3 मीटर/सेकंड। तो ये आपका जो चाल आ गया मीटर/सेकंड में आ गया। आपको ध्यान देना होगा दोनों सेम यूनिट को। आप जब भी सवाल लिखेंगे अक्सर आपको जो चाल होगी वो किलोमीटर/घंटे में दी होगी और दूरी जो होगी वो मीटर में दी होगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको दूरी पता है 100 मीटर।
चाल है आपका 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, 25 चौका 100, 3 चौक 12, आपका उत्तर आ जाएगा 12 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए जब जो एक्चुअल सवाल था उसमें प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी हुई थी, ये मैंने सिर्फ आपको ऐड किया ताकि इस सवाल को आप अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, उसे प्लेटफार्म से मतलब ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से ये लाइन ऐड की है। जो ये सवाल था ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है जिसमें प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी हुई थी। ये मैंने दे दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कब लंबाई लेनी है कब नहीं लेनी है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर यही सवाल में अगर व्यक्ति प्लेटफार्म के निकट ना खड़ा होकर प्लेटफार्म पे खड़ा होता, व्यक्ति प्लेटफार्म पे खड़ा होता, व्यक्ति और ट्रेन की लंबाई 100 मीटर थी और व्यक्ति की और मतलब प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर थी, और पूछता व्यक्ति को पार करने में कितना समय है। अब व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा है तो उससे क्या मतलब, ट्रेन को क्या पता, ट्रेन तो केवल व्यक्ति को देखेगी, उसके लिए तो उसे यही लगेगा यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है इसको पार करना है, तब भी हमारा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर/घंटा में बताइए। तो ये सवाल क्या कर रहा है कि ट्रेन है, एक 50 मीटर प्लेटफॉर्म है लंबा, उसको पार करने में लेती है 14 सेकंड, और एक प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति है उसको पार करने में लेती है 10 सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक से जाएं, इसको मैं अभी ट्रिक से भी बता दूंगा, अगर आप बेसिक से जाएं तो आपको 2 केस दिया हुआ है। पहला क्या हुआ है, माना ट्रेन की लंबाई x है, तो ट्रेन की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है जो, उसको हम L2 मान लेते हैं क्योंकि हमने समझाते वक्त L2 ही माना था। तो अगर ट्रेन की लंबाई L2 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी है वो है 50 मीटर, L2 मीटर मान लिया। अब आप देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो आपको समय मालूम है, दूरी मालूम है, आपको चाल नहीं पता है। तो यहाँ हम लिखते हैं माना ट्रेन की चाल v मीटर पर सेकंड है, क्योंकि सारी यूनिट जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी तो हमने चाल भी मीटर पर सेकंड में मान लिया। अब आप देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका मेन फार्मूला है। तो पहला केस क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर है, ट्रेन इसको पार कर रही है। जब ट्रेन इसको पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को तय करेगी, तो आपका जो 14 सेकंड है वो L1 प्लस L2 दूरी तय करेगा बटे v। और आपका जो L1 प्लस L2 है, तो भाई L2 हमें नहीं पता लेकिन L1 में पता है 50 मीटर बाई L2 बटे v। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस L2 बराबर 14v, इक्वेशन 1। दूसरा केस क्या रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। भाई प्लेटफॉर्म व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे हो, पुल पे हो या प्लेटफॉर्म के निकट हो, कहीं भी हो, तो उस समय तो वो 10 सेकंड ही लेगी। तो यहाँ से आ जाएगा 10 सेकंड बराबर L2 दूरी बटे v, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई ही तय करती है। तो यहाँ से L2 बराबर क्या आ जाएगा 10v, और L2 और 10v आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस 10v बराबर 14v, तो उधर जाएगा हो जाएगा 4v बराबर 50 और v बराबर आ जाएगा, यहाँ से v बराबर आ गया 50/4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, जब आप किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलते हैं तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चाहिए तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अगर
18/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। तो यहाँ से आप देखिए 5×50, 2×5 = 10, 2×9 = 18, तो आपको तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी चाल हो जाएगी, यही हमने v माना था। ये तो हो गया बेसिक से। अब इसको ट्रिक से देखना है। अगर आपको ध्यान से देखिए कि ये प्लेटफॉर्म है 50 मीटर और ये व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पे ही है, तो जब ट्रेन आ रही है तो यहाँ पे वो L1 दूरी और L2 दूरी दोनों तय कर रही है, यहाँ पे केवल वो L1 दूरी तय कर रही है। अब समझिए, ध्यान समझिए, ट्रेन की जो चाल है वो है v मीटर प्रति सेकेंड। भाई जब वो पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी उसकी चाल v है, जब व्यक्ति को पार कर रही है तब भी उसकी चाल v है, यानी उसकी चाल सेम है। बस इसको पार करने में 14 सेकंड का टाइम ले रही है, इसको पार करने में 10 सेकंड का टाइम ले रही है। ये अंतर कहाँ से आ रहा है? भाई ट्रेन की चाल सेम है, ट्रेन की लंबाई सेम है, लेकिन ट्रेन क्या कर रही है, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ज़्यादा समय ले रही है और जब व्यक्ति को पार कर रही है तो कम समय ले रही है। इस समय में अंतर क्यों आ रहा है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे L1 दूरी है, यहाँ पे भी L1 दूरी है, सॉरी L2 दूरी है, ट्रेन की लंबाई L2 है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई L2 है, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई L2 है, और ये जो L1 दूरी आ रहा है एक्स्ट्रा, क्या इसी की वजह से समय में अंतर आ रहा है? अगर ये L1 दूरी ना होता तो हमारा समय सेम आता, हमारा जो ट्रेन समय लेती वो सेम लेती। अगर दो व्यक्ति होते A B और पूछता A को क्रॉस करने में 10 सेकंड ले रही है तो B को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? तो 10 सेकंड ही लेगी, क्योंकि उसे अपनी लंबाई ही तय करनी पड़ेगी ट्रेन को। लेकिन यहाँ पे एक पुल है और एक व्यक्ति है, तो भाई जो पुल की लंबाई या जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो एक्स्ट्रा हो रही है, वही एक्स्ट्रा है जो ज़्यादा समय ले रही है। उसी की वजह से क्या रहा है, ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है, लेना पड़ रहा है। यानी कि जो ये 4 सेकंड का अंतर है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करने में ले रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करने में लगा समय। समझिए इस चीज़ को, एक बार आप समझ लेंगे तो आप सारा हो जाएगा। अभी समझाने में टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ऐसे सवालों में। आप समझिए जो 4 सेकंड का अंतर आ रहा है, ये 14 सेकंड ले रहा है, ये 10 सेकंड ले रहा है, वो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई की वजह से आ रहा है। यानी कि 50 मीटर को तय करने में ट्रेन कितना समय ले रही है? 4 सेकंड। तो आप यहाँ से आप चाल नहीं बता सकते कि 4 सेकंड में 50 मीटर चल रही है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो 1 सेकंड में आपका चलेगी 50/4 मीटर चलेगी। तो भाई 1 सेकंड 50/4 मीटर चलेगी। और आपकी जो चाल होती है या स्पीड होती है उसकी परिभाषा क्या है? 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी कर रहा है? 50/4, तो यही आपकी चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। आप देखिए कितनी आसानी से आ गया। आपसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5×50, 4 2 5 2 9, 45 किमी प्रति घंटा। ये समझाने में टाइम लिया, आप समझ गए होंगे तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 2 पुलों को जिनकी लंबाइयाँ 800 मीटर और 400 मीटर है पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो आप देखिए इस सवाल कह रहे हैं कि 2 पुल हैं, मान लीजिए एक पुल ये है, एक पुल ये है, ये है 400 मीटर, ये है 800 मीटर। इसको पार करने में ट्रेन समय ले रही है वो क्रमशः 100 सेकंड
और 7 सेकंड ले रही है। अगर क्रमशः भी नहीं दिया होगा तो भी अंडरस्टूड है कि भाई जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो उसमें उसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो फिक्स है। जो आपका L2 है ट्रेन की लंबाई वो फिक्स है। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो 800 मीटर प्लस L2 चलने में 100 सेकंड ले रही है और 400 मीटर प्लस L2 चलने में 60 सेकंड ले रही है। ये 40 सेकंड का अंतर आ क्यों रहा है भाई? यहाँ पे ट्रेन 800 प्लस L2 चलेगी, यहाँ पे 400 प्लस L2 दूरी चलेगी, और ट्रेन की जो चाल है वो तो फिक्स है दोनों केस में। भाई ट्रेन की चाल तो बदल नहीं रही भाई, ट्रेन की चाल v मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की चाल बदलेगी नहीं। इसको पार करने में ज़्यादा समय ले रही है, इसको पार करने में कम समय ले रही है। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे L2 दूरी चल रही है, यहाँ पे भी L2 चल रही है, उसके अलावा यहाँ पे 800 मीटर चल रही है, यहाँ पे 400 मीटर चल रही है। यानी कि यहाँ पे जो है वो 400 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। कहाँ पे? यहाँ पे। भाई जब 400 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है तो ज़्यादा समय लेगी। कितना ज़्यादा समय ले रही है? 40 सेकंड। यानी कि ट्रेन जो है वो 40 सेकंड क्या कर रही है? 400 मीटर चल रही है। एक सेकंड में कितना चलेगी? 10 मीटर। तो एक सेकंड में चली गई, दूरी ही क्या होती है? 4। तो यहाँ से v वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई। भाई रेलगाड़ी की लंबाई निकालना बहुत आसान है कि ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 सेकंड कितना चलेगी? 10 × 100 बराबर 1000 मीटर। और यही किसके इक्वल होगा? 800 प्लस L2 के। यही तो दूरी तय की है ट्रेन ने। तो 800 दूरी उसने प्लेटफॉर्म की और प्लस अपनी दूरी जो L2 थी उसको तय करेगी। तो L2 कितने जाएगी? 200 मीटर। आप इस केस से भी बना सकते थे। अगर आप इस केस से भी देखेंगे तो इस केस से भी बन जाएगा कि ट्रेन भैया 60 सेकंड कितनी दूरी चलेगी? 600। और 600 में कितना चल रही है? 400 प्लस L2 दूरी। तो यहाँ से L2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। तो ये था ट्रिक। अगर आप इसको बेसिक्स करना चाहें तो आप बेसिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सवाल बेसिक्स लंबा होगा, आप ट्रिक से करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिक ये बेसिक ही है, बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, आसान ही है। लेकिन आइए बेसिक्स भी देख लेते हैं अगर आप देखना चाहें तो रेलगाड़ी की लंबाई माना L2 है, चाल लगी है v है ही। तो आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो जो आपका जो v है वो सेम है। मैं क्या लिख सकता हूँ? चाल बराबर दूरी बटे समय लिख सकता हूँ, यही है। तो आपका देखिए पहले अगर चाल दोनों केस में सेम है, दोनों केस में चाल सेम है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ v बराबर दूरी कितनी है? 800 प्लस L2, तो समय कितना है? 100 सेकेंड। इस केस में v कितना है? 400 प्लस L2 और समय कितना है? 60 सेकेंड। ये भी v की इक्वल है, ये भी v की इक्वल है, तो दोनों भाई इक्वल होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 800 प्लस L2 बटे 100 बराबर 400 प्लस L2 बटे 60। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से जाएगा 6 2 0 6 43 प्लस 600 प्लस 60 L2 बराबर 4 0 0 0 जो 40,000 प्लस 100 L2। यहाँ से 100 L2 तो इधर जाएगा तो जाएगा 40 L2। तो 40 L2 बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा 8000। L2 बराबर क्या आ जाएगा? तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 200। यहाँ से L2 आ जाएगा 200 मीटर। L2 क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। ये हो गया बेसिक्स से। अगला सवाल देखिए, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? यानी कि सुरंग होगा उसकी कुछ लेंथ होगी, ट्रेन होगा उसकी कुछ लेंथ होगी। इसको पार करने में ट्रेन सुरंग की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को चलना पड़ेगा। तो हमारा जो फार्मूला था v बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप देखिए जो v दिया है 78 किलोमीटर पर घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकंड बदल लीजिए।
तो यहाँ से हो जाएगा 36 18, 6 में था 13×5 = 65/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपकी चाल आ गई। L1 जो आपका है वो है 300, L2 आपका 300 मीटर है, L1 आपका निकालना है। और आपका टाइम जो दिया है T समय 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो 65/3 = 60, ऊपर क्या आ जाएगा 300 + L1। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हो जाएगा 0, 6×5 = 30, 6×7 = 3900 बराबर 900 + 3L1। तो 3L1 कितना आ जाएगा 3000, तो L1 कितना आ जाएगा 1000। तो आपका जो सुरंग की लंबाई थी वो थी 1000 मीटर।